नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद हैं, जो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बराबर आता है। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित जो भी मुकदमे हैं, जो भी केसेस हैं, वो सारे के सारे मुकदमे सिर्फ़ और सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित हैं। एक ही बिंदु का वो निर्धारण करते दिखाई देते हैं। वो बिंदु ये है कि क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग है कि नहीं है। तो हम आज जितने भी मुकदमों पर चर्चा करेंगे, वो जो भी प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, आपको ये दिखाएंगे कि वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही केंद्रित हैं। वो ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। क्योंकि इस संबंध में जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए, तो उसमें से कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और कुछ में ये माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये पूरा का पूरा जितने भी मुकदमे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बिंदु पर केंद्रित हैं। वो सारे के सारे इसी बिंदु पर आश्रित हैं, और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना भारतीय संविधान के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होते हुए भी किस प्रकार से यह एक विवादास्पद प्रश्न बन जाता है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रस्तावना का आशय क्या है। प्रस्तावना का आशय, मित्रों, प्रस्तावना को हम आमुख और के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रीएम्बल या प्रीफेस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रस्तावना कोई पुस्तक हो, ग्रंथ हो, महाकाव्य हो या संविधान हो, उसके प्रारंभ में लिखा गया एक ऐसा लेख होता है। प्रारंभ में लिखा गया एक ऐसा लेख होता है जिसके माध्यम से उस पुस्तक, ग्रंथ, महाकाव्य या संविधान के बारे में जो ज्ञातव्य बातें होती हैं, जो जानने योग्य बातें होती हैं, उसका उल्लेख रहता है, उसका सार रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वो भी भारतीय संविधान का सार है। हमारे भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, इसका जो आदर्श है वो आदर्श क्या है, इत्यादि चीज़ों का उल्लेख भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के जो हैं उनका उल्लेख प्रस्तावना में है। तो प्रस्तावना जो कि संविधान के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण लेख होता है, इसके बावजूद इस पर काफ़ी विवाद होता है। और इस संबंध में प्रस्तावना का जो महत्व है, इस संबंध में हम दो स्टेटमेंट का उल्लेख करना चाहेंगे। तो उसमें से पहला ये है ठाकुरदास भार्गव जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को
को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है A.N. पालकीवाला A.N. पालकीवाला जी का है, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है, परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ठाकुरदास भार्गव जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बताया है, और A.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो मित्रों, अब आप ये समझिए कि जो प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान का दर्पण है, भारतीय संविधान का जो सार है उसको प्रस्तुत करता है, और जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, जो भारतीय संविधान के परिचय को बताता है, तो यदि एक व्यक्ति की जो शरीर होती है उससे यदि उसकी आत्मा को अलग कर दिया जाए तो वो शरीर निष्प्राण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रस्तावना को आप संविधान से अलग कर देंगे तो संविधान का क्या महत्व रह जाएगा, संविधान भी बिल्कुल एकदम से निष्प्राण हो जाएगा। ठीक उसी, और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि पालकीवाला जी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी पहचान से अलग कर दें, यदि हम किसी व्यक्ति की जो पहचान है उससे उसको पृथक कर दें, तो क्या कोई व्यक्ति पहचान रहित हो करके वो जीवन जी पाएगा? कदापि नहीं जी पाएगा। इसलिए इन दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारे विद्वानों ने प्रस्तावना के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन सारे स्टेटमेंट को और इसको आलोक में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि तार्किक रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है, कदापि नहीं किया जा सकता है। और इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद, इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद प्रस्तावना के संबंध में जो ये विवाद पैदा हुआ, जो ये चर्चा चली, जो ये तमाम प्रकार के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए, तो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार का विवाद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे मुकदमे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ मुकदमों में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है और कुछ में उसको स्वीकार किया है। तो अब हम आते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण केसेस हैं उस पर आते हैं कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है या सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार रहा है इस संबंध में। तो अब हम जो महत्वपूर्ण केसेस हैं, जो महत्वपूर्ण मुकदमे रहे हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। उसमें से जो पहला मुकदमा आता है, जो पहला महत्वपूर्ण मुकदमा है, वो है बेरुबारी वर्सेस अन्नोन। बेरुबारी यूनियन
बेरुवारी यूनियन वर्सेस WN अननोन, मतलब ये बेरुवारी यूनियन वर्सेस अननोन के नाम से मुकदमा था। 1960 का यह मुकदमा है और इस संबंध में 7 जजों की संविधान पीठ ने संविधान पीठ ने फैसला दिया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का प्रेरणा स्रोत है, संविधान का प्रेरणा स्रोत प्रस्तावना है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत अवश्य है, किंतु संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत अवश्य है किंतु संविधान का भाग नहीं है। और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां भी संविधान की जो भाषा है, यदि वो अस्पष्ट और संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। मतलब कि संविधान का यदि कोई प्रावधान, यदि उसमें कुछ अस्पष्टता दिखाई देती है, जहां कुछ संदिग्धता है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं और प्रस्तावना को ध्यान में रख करके प्रस्तावना के आलोक में उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस मुकदमे में ये निर्णय था, ये व्यू था। और इस संबंध में जो अगला मुकदमा आता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है, जिसको कि आप गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं, जो कि 67 का मुकदमा है। तो उस संबंध में इस संबंध में ये भी एक बहुत पूर्ण मुकदमा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है। वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब 1967। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। मित्रों, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरुवारी केस का मुकदमा था, जो बेरी बारू जो केस का जो डिसीजन था, उस डिसीजन पर उसने सहमति व्यक्त की। मतलब कि जो बेरुवारी यूनियन का जो केस था 60 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था
उसी डिसीजन पर उसने सहमति व्यक्त की कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जहाँ भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है, जहाँ कोई संदिग्धता है, तो वहाँ पर प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। और इस संबंध में जो अगला मुकदमा है, वो है जो कि भारत के न्यायिक इतिहास का बहुत ही लीडिंग केस रहा है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है। वो आता है 1973 का जो केस है केशवानंद भारती केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ 1973। और मित्रों एक चीज़ मैं भूल गया, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो मुकदमा था वो 11 जजों की संविधान पीठ ने उस पर फैसला किया था, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो 67 का मुकदमा था, तो उसमें 11 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था। तो अब हम आते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जो कि भारत के न्यायिक इतिहास का एक लीडिंग केस रहा है, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है। तो इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। अंग है। अब आप समझिए कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। तब से लेकर के 1973 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भारतीय संविधान का अंग है प्रस्तावना, और उसके पहले उस संबंध में केसेस आए, लेकिन किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो यही पहला मुकदमा है जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। और ये जो मुकदमा है मित्रों, ये 13 जजों की संविधान पीठ ने इस पर फैसला दिया था। और ये फैसला जो आया था वो 24 अप्रैल 1973 को आया। ये डेट एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। निर्णय आया और इस निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया। बहुमत से निर्णय दिया। मित्रों ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, इसलिए ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा मुकदमा है जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्पष्ट रूप से प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, भारतीय संविधान का अंग माना। तो वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973
आंसर होगा। अब 13 जजों की संविधान पीठ ने इस पर फैसला दिया, जो कि भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी पीठ है, सबसे बड़ी संविधान पीठ, सबसे बड़ी संविधान पीठ है मित्रों। इससे बड़ी आज तक कोई भी संविधान पीठ किसी मुकदमे में नहीं बनी, 13 जजों की संविधान पीठ। और इससे जो छोटी पीठ थी वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 67 का जो मुकदमा था, उसमें 11 जजों की संविधान पीठ थी। 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया और 7:6 के बहुमत से निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मित्रों, हम जितने भी मुकदमे का उल्लेख कर रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें बताई हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉइंट ये है कि प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मुकदमे हैं जो हैं, उनको हम उसी प्रस्तावना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको ले रहे हैं। बाकी हम जैसे ये केशवानंद भारती का जो केस था, तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है, तो इस पर हम किसी दिन बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हम प्रियम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे मुकदमों को हम देख रहे हैं। तो इस संबंध में जो अगला मुकदमा आता है वो है एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो 1994 में आता है। एस.आर. बोम्मई वर्सेस ऑफ इंडिया 1994। मित्रों, इस मुकदमे में चूंकि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप और बढ़ते हुए ये स्वीकार किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। और ये जो मुकदमा है इसको 9 जजों की संविधान पीठ ने सुना और इस पर फैसला दिया। नौ जजों की संविधान पीठ। तो इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना, और इस मुकदमे को 9 जजों की संविधान पीठ ने सुना और इस पर अपना फैसला दिया। और इस संबंध में जो अगला मुकदमा आता है वो है LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। मित्रों, यहाँ पर इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे बढ़ता है और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आंतरिक भाग मानता है। प्रस्तावना को
को भारतीय संविधान का आंतरिक भाग मानता है। आंतरिक भाग माना। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आंतरिक भाग माना। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा कि प्रस्तावना को लेकर के विभिन्न मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग दृष्टिकोण रहा है, उसमें अलग अलग डिसीजन आए। तो आपने ये देखा कि किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना और किस मुकदमे में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना सुप्रीम कोर्ट ने, और किस मुकदमे में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आंतरिक भाग माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारे के सारे जो मुकदमे रहे हैं मित्रों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे जो प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए उसमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक जो मिलान करने वाला प्रश्न दे सकता है, स्पेशली जो हायर एजुकेशन और यूजीसी नेट में जो पूछा जा सकता है, और अभी तक हमारी जानकारी में ऐसा प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर पूछा जा सकता है। जैसे मिलान करने वाला प्रश्न दे कि सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, और उसमें मतलब प्रस्तावना को लेकर के प्रश्न है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, का अंग है। गोलकनाथवाद, कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है। केशवानंदवाद, और फिर आपको दे दे कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग है। इसमें दे दे आपका LIC केस, नहीं यहाँ LIC कर दीजिए तो थोड़ा सा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। LIC वाद, और यहाँ पे कर दीजिए गोलकनाथ वाद, और किसी में और कुछ दे दे। और आपसे जब ये मिलान करवाएगा तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है, फ्यूचर में ज़रूर प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार से देखा आपने कि प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुकदमे रहे हैं उसमें किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग तक घोषित कर देता है। तो मित्रों, ये जो पूरा का पूरा विवाद है ये सिर्फ और सिर्फ इसी पर केंद्रित रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है, और अब वर्तमान समय में प्रस्तावना को संविधान का भाग, अभिन्न भाग, आंतरिक भाग माना जा चुका है। और
प्रस्तावना के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है मित्रों कि अमेरिका विश्व का ऐसा प्रथम देश है जिसने अपने संविधान के लिए प्रस्तावना बनाया और प्रस्तावना को स्वीकार किया। अमेरिका प्रथम देश है। प्रथम देश है जिसने प्रस्तावना को स्वीकार किया, मतलब बनाया अपने संविधान के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना के शब्द हमने अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो प्रस्तावना की भाषा है, हम लोगों ने जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इस संबंध में, प्रस्तावना के संबंध में। तो मित्रों, आज आपने देखा कि प्रस्तावना के संबंध में जो विवाद रहा है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है और फिर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मुकदमों में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, फिर अभिन्न अंग माना, फिर आंतरिक भाग माना और प्रस्तावना संविधान का अंग मान लिया गया, संविधान के अंग के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया। और किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है और प्रस्तावना के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं। और हम समझते हैं कि इससे आपको प्रस्तावना के संबंध में जो विभिन्न मुकदमे रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।